हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनिमल हस्बेंड्री। हमने अब तक क्रॉप मैनेजमेंट पढ़ लिया था। आज हम एनिमल हस्बेंड्री या फिर मैं बोलूँ कि एनिमल मैनेजमेंट पढ़ेंगे। ओके, सो द डेफिनेशन सेज एनिमल हस्बेंड्री। अगर हम इसको लोकल अगर हम देखना चाहें तो मोस्टली जो भी विलेज साइड है, रूरल साइड है, जहाँ पे भी पशुपालन किया जाता है, आपके घर में भी पशुपालन किया जाता है, ठीक है। कॉमर्शियल पर्पस के लिए भी पशुपालन किया जाता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी एनिमल्स का इस्तेमाल करती हैं, मीट के लिए भी इस्तेमाल करती हैं और उनके प्रोडक्ट्स के लिए भी। तो लार्ज स्केल पे भी एनिमल्स को पाला जाता है, ठीक है। सो एनिमल हस्बेंड्री क्या है कि एक साइंटिफिक तरीके से साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ द एनिमल लाइफ स्टॉक, जो एनिमल हैं उनका साइंटिफिक तरीके से रख रखाव। अब ये वर्ड है लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक रिलेटेड है जानवरों से, ओके, एनिमल से, जो कि किसी न किसी पर्पज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वो दूध के लिए इस्तेमाल हो, चाहे वो उनके प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल हो, चाहे वो मीट के लिए इस्तेमाल हो। ओके, सो अच्छे तरीके से पशु का पालन करना, साइंटिफिक तरीके से उनको मैनेज करना। मान लीजिए आपके पास एक पशु है, उसको मान लीजिए आपके पास एक काऊ है, आप उसको क्या करोगे? उसको अच्छा खाना खिलाओगे, ठीक है ना, अच्छे से उसके देख रेख करोगे, तभी तो वो हेल्दी रहेगा। हेल्दी रहेगा तो उसमें कोई भी डिजीज नहीं लगेगी। अब कोई भी डिजीज नहीं है, हमारे पास जो काऊ है, गाय है, उसको हम हेल्दी खाना दे रहे हैं, उसके अंदर डिजीज भी नहीं है, वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट में रह रही है, इसका मतलब कि उससे प्रोडक्शन हमें अच्छा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। So it includes the various aspects such that feeding, अच्छे से उनको खिलाना, फीडिंग। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर फीडिंग होता है, ब्रीडिंग होता है एंड डिजीज कंट्रोल, और उनके ऊपर डिजीज कंट्रोल का चेक रखा जाए कि कहीं उनको बीमारी तो नहीं है, अच्छे से उनको खाना खिलाया जाए, अच्छे से उनकी ब्रीडिंग कराई जाए। ओके, ब्रीडिंग का मतलब नेक्स्ट जनरेशन लेना। ओके, सो एनिमल बेस्ड फार्मिंग। सो एनिमल बेस्ड फार्मिंग जो पशुओं पे डिपेंड है, पशुओं के हिसाब से जो फार्मिंग है उसको, उसके अंदर होता क्या इंक्लूड होता है? इंक्लूड्स कैटल्स, गोट, शिप, पोल्ट्री एंड फिशेस फार्मिंग। सो मच्छी पालन, ठीक है, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, गोट पालन, ठीक है, बकरी पालन और कैटल्स, जितने भी हमारे जानवर हैं, वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? एनिमल बेस्ड फार्मिंग के अंदर आते हैं। एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेज तो लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज हो जाता है। तो हमें जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमें दूध की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, हमें मीट की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, हमें एग्स की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, मतलब हमें जो प्रोडक्ट मिलता है एनिमल से उसकी डिमांड ज्यादा हो गई है क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा होगी। अब ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए कि हमारे पास जितने भी लाइफ स्टॉक है उनका रख रखाव अच्छे से किया जाए ताकि उनसे प्रोडक्ट ज्यादा मिले, और प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा तो पॉपुलेशन की नीड्स को हम पूरा कर सकते हैं। सो एक साइंटिफिक तरीके से लाइफ स्टॉक्स को मैनेज करना ताकि उनमें अच्छी सी ब्रीडिंग हो, अच्छे से हम उनके प्रोडक्ट ले सके और जनता की या पॉपुलेशन की या हम सारी जरूरतें पूरा कर सके, वो हम एनिमल हस्बेंड्री के अंदर पढ़ते। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी कैटल फार्मिंग की। ओके, कैटल हस्बेंड्री या कैटल फार्मिंग इज डन फॉर द टू पर्पस। दो कारण से की जाती है, दो उद्देश्य होते हैं पशुओं को पालना। पहला कि हम उनसे क्या लें? मिल्क लें, ठीक है, और दूसरा उनसे हम फिजिकल वर्क कराएं। जैसे गाय गाय है, हम उससे दूध भी ले सकते हैं। ओके, और गाय जो मेल काऊ जो है, बुल जिसको हम बोलते हैं, उसको हम एज ए लेबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, ताकि वो खेत में काम कर सके, हल भी उससे हम चला सकते हैं। सो कैटल फार्मिंग के दो उद्देश्य हैं। पहला क्या है कि हम उनसे दूध ले सके, ठीक है, वन इज मिल्क एंड अनदर इज ड्रॉट लेबर फॉर एग्रीकल्चर वर्क, कि हमारे खेती में जो काम होता है उसके लिए हम उसको इस्तेमाल कर सके। ओके, तो आप लोगों ने बफेलो देखा है, मेल बफेलो, फीमेल बफेलो, मेल काउ, फीमेल काउ। तो फीमेल बफेलो, फीमेल काउ
दोनों का इस्तेमाल किसके लिए होता है? मिल्क के होता है। लेकिन मेल का काम क्या होता है? हम उनसे खेतों में अपना काम कराते हैं, लेबर का काम कराते हैं। ठीक है, ओके। जैसे खींचना, इरिगेशन, पानी के लिए इस्तेमाल करना, उनको गाड़ी के अंदर जोड़ना, वजन बोझा ढोना। ठीक है, चलिए। तो इंडियन केटल्स बिलोंग्स टू टू डिफरेंट स्पीसीज। इंडियन जो केटल हैं वो उनकी दो स्पीसीज हैं, दो जाति हैं। पहला नाम क्या है? बॉस इंडिकस। बॉस इंडिकस। बॉस इंडिकस की हमारे पास क्या है? काउस। अगर पूछा जाओ काऊ की, गाय की कौन सी स्पीसीज हम ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में मिलती है, तो उसका नाम है बॉस इंडिकस। आपके घर में जो काऊ है वो क्या है? बॉस इंडिकस स्पीसीज है। दूसरी है बॉस बुबेलिस। बॉस बुबेलिस है वो स्पीसीज है बफेलोज की। ओके, सो जो मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स हैं उनको हम मिल्च बोलते हैं या डेयरी एनिमल्स बोलते हैं, और जो कि फार्म में लेबर का इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम काम के लिए रखते हैं, उनको हम ड्रोट एनिमल्स बोलते हैं। ड्रोट एनिमल्स। तो दो तरह के केटल हो गए हमारे पास, मिल्क प्रोड्यूसिंग या जिसको हम डेयरी एनिमल्स बोलते हैं, या फिर जिसको हम मिल्च बोलते हैं, मिल्च एनिमल्स बोलते हैं। और दूसरा क्या है? ड्रोट एनिमल्स, जिनका हम खेती में इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलिए। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी एनिमल है, जैसे भैंस है, गाय है, बकरी है, वो साल के कुछ महीने ही दूध देती है। जैसे कहते हैं कि दूध, भैंस ने तो भाई इस बार तो 6 महीने ही दूध दिया, इस बार तो 8 महीने ही दूध दिया। तो जो वो पीरियड है जिस समय वो दूध देती है उसको हम लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं। लैक्टेशन पीरियड। ओके, लैक्टेशन पीरियड। सो मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड अपॉन द सम एक्सटेंट, कुछ हद तक इस बात पे डिपेंड करता है ऑन द ड्यूरेशन ऑफ लैक्टेशन पीरियड, कि लैक्टेशन पीरियड कितना है, मीनिंग द पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। ओके, चलिए। दूसरी बहुत अच्छी बात है कि जितने भी हमारे केटल्स हैं उनको हमें कहाँ रखना चाहिए? वेल वेंटिलेटेड रूफ शेड्स में हमें अच्छी जगह पे रखना चाहिए, खुला वेंटिलेशन हो, अच्छे से ऊपर छत हो। ठीक है, जिससे उनको बारिश से, हीट से या ठंड से बचाया जा सके। ठीक है, ओके। उनको हमें ड्राई भी रखना चाहिए, अच्छे से रखना चाहिए। उनकी देखभाल, सफाई की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, फैसिलिटेट द क्लीनिंग। ओके, चलिए। द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ डेयरी एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप। अब हमारे पास मान लीजिए हमने एक शेड बनाई हुई है, उसके अंदर हमारे पास 100 गाय हैं, ठीक है, और 100 भैंस हैं। अब उनको हम मैनेज कैसे करें? अब एक जगह आपने ऐसे डाल दी सारी गाय को, सारी भैंसों को, तो फिर क्या वो अच्छी मैनेजमेंट हुई? नहीं। क्या आप उनका सबका ख्याल रख पाओगे? नहीं रख पाओगे। सो हमें कुछ ऐसा मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि जो टोटल 200 कैटल हैं, 100 गाय हैं, 100 आपके पास बफेलो भैंस है, उनको हम कैसे साइंटिफिक तरीके से मैनेज करें जिससे उनसे हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट ले सकें। तो उसके भी दो तरीके हैं। सबसे पहली बात तो ये कि उनको हमें हेल्दी रखना है। तो हेल्दी रखना है तो उनको हमें खाना भी देना पड़ेगा। प्लस दूसरी बात कि उनको, उनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क ले सकें, इसलिए उस हिसाब का भी खाना देना है हमें। हमें फूड को ऐसा देना है कि वो हेल्दी भी रहे और मिल्क का प्रोडक्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। 2 बात। ओके? हेल्दी भी रहे और फूड का प्रोडक्शन ज़्यादा ही ज़्यादा हो। ठीक है, तो देखते हैं फूड रिक्वायरमेंट फॉर डेयरी एनिमल्स। डेयरी एनिमल्स के लिए 2 तरह की रिक्वायरमेंट होती है, 2 तरह का खाना चाहिए। एक उनको हेल्दी रखे वो खाना, एक उनसे ज़्यादा से ज़्यादा हम दूध ले सके वो खाना। ठीक है, टू लिव ए हेल्दी लाइफ। एंड दूसरा मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट, विच इज द टाइप ऑफ फूड रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड। हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया कौन सा खाना किस दौरान, जैसे जिस जो भैंस है, जो गाय है दूध दे रही होती है, उस समय उसको कौन सा खाना दे। ठीक है, इसका सो एनिमल्स के जो फीड है मेंटेन्स रिक्वायरमेंट विच इज फूड रिक्वायर्ड फॉर द स्पॉट द एनिमल टू लिव हेल्दी। एक तो हेल्दी रहने के लिए उसको खाने की जरूरत है, और दूसरा मिल्क प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट के लिए उसको खाने की जरूरत है। ठीक है, सो सबसे पहले हमें उसको रफेज खिलाना चाहिए, विच इज लार्जली फाइबर। रफेज के अंदर सबसे ज्यादा क्या है? फाइबर है। ओके, दूसरा हमें उनको कंसंट्रेट्स खिलाने चाहिए जो कि लो है फाइबर में एंड कंटेन्स रिलेटिवली हाई लेवल ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। तो आपको पता चला कि जानवरों को हमें 2 तरह के खाने खिलाने चाहिए, एक कौन सा? रफेज, जिसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा है, और दूसरा कंसंट्रेट, जिसके अंदर प्रोटीन ज्यादा है।
तो प्रोटीन ज्यादा है तो फाइबर कम है, जिसमें फाइबर ज्यादा है तो उसमें प्रोटीन कम है। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो हमें रफेज का और कंसंट्रेट का बैलेंस भी रखना है ताकि उनको सही टाइम पे सही अमाउंट का फूड मिल सके। ओके, तो हमें उनके अंदर और भी डॉक्टर से सलाह लेके या एग्रीकल्चरिस्ट से सलाह लेके उसको उस खाने के अंदर एनिमल्स के खाने के अंदर फूड के अंदर हमें जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो देने चाहिए। ओके, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने खाना अच्छा सा दे दिया, अब बात है कि भैया उनको डिजीज नहीं होनी चाहिए। अगर डिजीज हो गई तो क्या होगा, मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगा, दे मे बी डेथ, उनकी डेथ भी हो सकती है। ओके, एक हेल्दी, पता कैसे चलेगा कि जानवर बीमार है? देखो आप लोगों ने घर में देखा होगा, गांव के बच्चों ने पक्का देखा होगा, जानवर खाना खाना छोड़ देता है तो हम बोलते हैं ये खाना नहीं खा रहा है, तबीयत खराब है। ए हेल्दी एनिमल फीड्स रेगुलरली, हेल्दी एनिमल है वो रेगुलरली खाना खाता है और उसका एक नॉर्मल पोस्चर होता है, नॉर्मल वर्किंग लाइफस्टाइल होती है। लेकिन एक डिजीज जो एनिमल है वो खाना कम खाता है। ओके, द पैरासाइट्स ऑफ कैटल में भी बहुत एक्सटर्नल पैरासाइट एंड इंटरनल पैरासाइट, जो नुकसान पहुंचाते हैं एनिमल को, डिजीज करते हैं, वो दो तरह के पैरासाइट हो सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। मतलब बॉडी के अंदर भी कोई पैरासाइट हो सकता है, फिर बॉडी के बाहर भी पैरासाइट होता है। तो जो बाहर होते हैं वो कहाँ रहते हैं, स्किन के ऊपर रहते हैं और वो स्किन डिजीज करते हैं। और इंटरनल पैरासाइट्स हैं जैसे वॉर्म्स, कीड़े के, ठीक है, ये अफेक्ट द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, वो उनके पेट को और इंटेस्टाइन को अफेक्ट करते हैं। ओके, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम फ्लूक है, जो लीवर को इन्फेक्ट कर देता है एनिमल्स में। बहुत सारे बैक्टीरिया एंड वायरसेस हैं, वो भी क्या करते हैं, एनिमल्स को अफेक्ट करते हैं। इसलिए हमें टाइम टू टाइम हमारे जितने भी पालतू जानवर हैं उनकी वैक्सीनेशन कराते रहने चाहिए, उनका टीकाकरण कराते रहना चाहिए, ठीक है, जिससे वो बैक्टीरियल और वायरल डिजीज से बचे रहें। तो ये था हमारा कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग का उद्देश्य दो थे, एक लेबर का काम कराने के लिए और मिल्क प्रोडक्शन के लिए, और इनको खाने का भी रिक्वायरमेंट दो तरह की थी, एक उनको हेल्दी रखे, एक उनको उनसे हम मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा ले सकें। डिजीज फ्री रहने के लिए हमें उसका वैक्सीनेशन कराना चाहिए। चलिए, उसके बाद बात करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग की या मुर्गी पालन की। पोल्ट्री फार्मिंग इज अंडरटेकन टू रेज द डोमेस्टिक फॉल्स फॉर एग प्रोडक्शन एंड चिकन। ध्यान रखेंगे, फॉल लिखा है ये, डोमेस्टिक फॉल, ठीक है। फॉल का मतलब क्या हुआ, फॉल का मतलब एक तरह से हो गया, देखिए पंछी, बर्ड्स है ये तो, बर्ड्स है ना, हाँ बर्ड्स। किसके लिए, सो पोल्ट्री फार्मिंग हम किस लिए करते हैं, ताकि हम उनसे एग प्रोडक्शन ले सकें और चिकन से हम मीट ले सकें। पोल्ट्री फार्मिंग हम दो कारण से करते हैं, दो पर्पज से करते हैं, दो एम होते हैं, एग प्रोडक्शन और मीट प्रोडक्शन। इसलिए हमें अच्छे से अच्छे इंप्रूवमेंट्स करने पड़ेंगे। देखिए, बार बार इंप्रूवमेंट वर्ड का मतलब ये है कि जो प्रेजेंट में सिचुएशन है, जैसे आप फार्मिंग कर रहे हो उसमें और इंप्रूव करो ताकि आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। ओके ओके, चलिए, सो इम्प्रूव पोल्ट्री ब्रीड्स। ब्रीड्स का मतलब क्या हो गया, जाति। ब्रीड्स का मतलब कि भैया मान लीजिए हमारे पास ए ब्रीड है, फिर बी ब्रीड है, सी ब्रीड है, अलग अलग जाति की मुर्गियां हैं हमारे पास। एक ब्रीड के अंदर हो सकता है मीट देने की क्वालिटी ज्यादा हो, एक ब्रीड के अंदर हो सकता है एग देने की ज्यादा क्वालिटी हो, ठीक है। तो हमने मुर्गी को दो भाग में बांटा, किसमें बांटा, एक को हमने बोला लेयर्स और एक को हमने बोला ब्रॉयलर्स, लेयर्स एंड ब्रॉयलर्स। लेयर्स वो फॉल्स होते हैं जो एग प्रोड्यूस करते हैं और ब्रॉयलर्स को हम मीट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मुर्गी पालन के अंदर दो तरह की मुर्गी हुई, एक वो मुर्गी जो एग देती है और दूसरी वो मुर्गी जो जिनको सिर्फ और सिर्फ मीट के लिए पाला जाता है, उनसे एग हम नहीं लेते। Okay, so the cross breeding program between the Indian indigenous, for example a seal, and the foreign बाहर की, जिसको हम एक्सोटिक भी बोल सकते हैं, जिसका नाम है लेगहॉर्न ब्रीड्स।
for variety improvement are forced on the develop new varieties for the following desirable characters। क्या हुआ कि हमारे पास दो तरह, हमारे पास इंडिया के अंदर एक मुर्गी थी, एक स्पीसीज थी मुर्गी की, एक जाति थी जिसका नाम था इंडिजीनियस। ओके, इंडियन ब्रीड थी, नस्ल, ठीक है। और एक विदेशी थी, बाहर की थी, जिसका नाम था लेगहॉर्न, जिसका क्या नाम था, लेगहॉर्न। तो देखा कि भैया इंडियन ब्रीड के अंदर एक अच्छी कैरेक्टर है कि ये बहुत हेल्दी है, और लेगहॉर्न के अंदर एक अच्छा कैरेक्टर है कि इससे मीट ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो हमने इन दोनों का क्रॉस करा दिया, कुछ भी करा, जैसे हमने मेल ले लिया इंडियन और फॉरेन लेगहॉर्न ले लिया फीमेल, ठीक है। और एक तो ये केस हो गया, दूसरे केस में हमने क्या ले लिया, फीमेल ले लिया इंडियन या इंडिजीनियस, और मेल ले लिया लेगहॉर्न या एक्सोटिक बाहर की, ठीक है, लेगहॉर्न, इनका क्रॉस करा दिया। तो हमें पता था जब भी हम क्रॉस कराते हैं दो ऑर्गेनिजम्स के तो 50-50% कैरेक्टर्स आते हैं, ठीक है। तो जब इनके बच्चे हुए, जो अगली स्पीसीज आई, तो क्या था कि जो हमारी इंडियन जो स्पीसीज थी, इंडिजीनियस जो स्पीसीज थी, जैसे असील नाम है इसका, असील नाम है, उसके अंदर जो कैरेक्टर थे साथ साथ फॉरेन वाली के कैरेक्टर, लेगहॉर्न के भी कैरेक्टर आ गए। ओके, तो ये क्रॉस ब्रीडिंग क्यों कराते हैं, ताकि हम क्या कर सके, नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स, कि ज्यादा से ज्यादा हम ज्यादा चिक्स प्रोड्यूस कर सके और उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके। ओके, चलिए, दूसरा था ड्वार्फ बॉयलर्स पेरेंट्स फॉर द कमर्शियल चिक प्रोडक्शन, समर एडेप्टेशन कैपेसिटी टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर। देखो बहुत सिंपल से पढ़ते हैं, क्या था कि हमारे इंडियन मुर्गे हैं ना, वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर सहन नहीं कर पाते थे, लेकिन देखा लेग हॉर्न मुर्गे हैं वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर सहन कर पाते हैं। तो दोनों का क्रॉस करा दिया और उनसे जो बच्चे हुए तो वो बच्चे ऐसे थे कि वो टेम्परेचर ज्यादा सहन कर सकते थे, ठीक है ना, इसीलिए हमने ब्रीड कराया। ओके ओके, चलिए। तो और जो ड्वार्फ ब्रॉयलर्स थे, ब्रॉयलर्स का मतलब वो मुर्गियां, वो फ्लॉस जो मीट के लिए इस्तेमाल करते थे, ठीक है, उनको हमने ज्यादा से ज्यादा कॉमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल किया, ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल किया, ताकि चिक प्रोडक्शन से बच्चे ज्यादा से ज्यादा बच्चे हम ले सकें। ओके, और इनको बहुत ही कम मेंटेनेंस की जरूरत होती है, ठीक है। रिडक्शन इन द साइज ऑफ egg laying birds and the ability to utilize more fiber cheaper diets formulated using the agriculture byproduct। पहले क्या होता था कि जो अंडे देने वाले मुर्गी थी ना, वो बहुत बड़ी बड़ी होती थी। अब हुआ क्या, इन दोनों की ब्रीडिंग से साइज छोटी हो गई, तो साइज छोटी हो गई तो खाना भी कम खाएगी, मेंटेनेंस की भी कम जरूरत पड़ेगी। ओके, और लेयर्स और अंडे वैसे के वैसे ही थे। ओके, तो हमने क्या किया, ब्रीडिंग से हमने मुर्गी की साइज रिड्यूस कर ली जो कि अंडा देती थी। सो दीज आर द फ्यू रीजंस कि हमने क्यों ऐसा किया है। ओके, चलिए, एग और बॉयलर क्या होते हैं ये अलग अलग हम पढ़ लेते हैं, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। बॉयलर्स चिकन्स आर फीड, बॉयलर चिकन्स आर फीड। अब यहाँ चिकन्स क्यों बोला गया है, क्योंकि अभी वो बच्चे ही है ना, अब उनको हम खाना खिलाएंगे। Boiler chickens are fed with vitamin-rich supplements feed for the good growth rate and better feed efficiency। बॉयलर्स को ज्यादा ही ज्यादा विटामिन रिच खाना खिलाया जाता है। उनकी केयर इज टेकन टू अवॉइड द मोर्टेलिटी एंड मेंटेनेंस, फेदरिंग एंड करकैस क्वालिटी। उनका बहुत ध्यान रखा जाता है, उनको बहुत ही ज्यादा मेंटेन किया जाता है कि भाई उनकी कोई भी नुकसान ना हो। मोर्टेलिटी का मतलब मृत्यु दर उनकी कम से कम हो। ओके, चलिए, इनको बेचा जाता है, दे आर सेंट टू द मार्केट फॉर द पर्पज ऑफ मीट पर्पज। इनको मीट पर्पज के लिए बेचा जाता है। तो देखिए, इनको ज्यादा अच्छा खिलाएंगे तो इसके अंदर ज्यादा विटामिन होगा, ये ज्यादा मोटे होंगे, वजन ज्यादा होगा, जो जितने ज्यादा वजन का होगा उतना ही ज्यादा महंगा बिकेगा। ओके, सो बॉयलर्स आर यूज्ड टू फॉर मीट पर्पज। फॉर गुड प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस आर इम्पोर्टेंट। अगर आपको मुर्गी फार्म करना है तो अच्छे बर्ड्स की अच्छी प्रोडक्टिविटी लेने के लिए आपको बहुत अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे कि जो आपने फार्म है उसका टेम्परेचर भी मेंटेन हो, उसके वो हाइजीनिक हो, वहाँ गंदगी नहीं हो, उनको अच्छे से खाना खिलाया जाए और वहाँ पे डिजीज वगैरह नहीं हो। ओके, उनको अच्छे से न्यूट्रिशनल
चीज, न्यूट्रिशनल का मतलब फीडिंग, खाना, ठीक है। द हाउसिंग एंड न्यूट्रिशनल एंड एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ बॉयलर्स आर समवट डिफरेंट फ्रॉम द एग लेयर्स। ध्यान रखेंगे, देखिए एग प्रोड्यूसिंग और मीट प्रोड्यूसिंग, देखिए ठीक है, कि हम हमारे पास 100 मुर्गी ऐसे हैं, 100 फॉल ऐसे हैं जो एग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और 100 ऐसे हैं जिनको हम मीट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोनों के ही रख रखाव में फर्क है, आपको पता ही है, क्योंकि मीट के लिए रख रखाव अलग है और अंडे के लिए अलग है। मीट वाले को हमें ज्यादा अच्छा फीड खिलाना पड़ेगा ताकि वो ज्यादा हेल्दी हो, ज्यादा वजन हो, ज्यादा मीट ले सके हम। ओके, तो दोनों का ही रखने का तरीका, उनकी डाइट का तरीका, दोनों का ही क्या है, अलग अलग है। सो एग लेइंग्स को हम क्या बोलते हैं, लेयर्स बोलते हैं, और मीट वाले को क्या बोलते हैं, बॉयलर्स बोलते हैं। ओके, द रेशियो डेली फूड रिक्वायरमेंट, राशन, जिसको रेशन मतलब हम लोकल भाषा में राशन बोलते हैं ना, हाँ वैसे। द रेशन डेली फूड रिक्वायरमेंट, कितनी जरूरत होती है एक बॉयलर को रोज की। सो बॉयलर्स की जो डाइट होती है वो रिच होती है प्रोटीन में और फैट में। द लेवल ऑफ विटामिन ए एंड के इज केप्ट हाई इन द पोल्ट्री फीड। तो पूछ लिया जाए कि मुर्गियों के दाने में सबसे ज्यादा क्या होता है, विटामिन ए और विटामिन के की मात्रा ज्यादा होती है। ओके, पोल्ट्री फॉल्स सफर फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ डिजीज, हाँ ये बहुत जरूरी है। जैसे चिकनगुनिया की डिजीज थी, जो पोल्ट्री फॉल्स हैं, पंछी हैं, उनमें बहुत सारी डिजीज आ सकती है, वायरल भी है, बैक्टीरियल भी है, फंगल भी है, पैरासिटल भी है, ठीक है। क्यों, बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से, या फिर कोई भी कारण हो सकता है, एनवायरमेंटल डिजीज, बहुत सारे कारण होते हैं, तो उनके अंदर डिजीज भी हो सकते हैं, इनका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, कैसे ध्यान रख सकते हैं, अच्छे से क्लीन करें, अच्छे से सैनिटेशन करें। सैनिटेशन का मतलब उनका जो वेस्ट है वो रिमूव करके अलग करें उनसे। ओके, उनके ऊपर दवाइयाँ छिड़के, डिसइंफेक्टेंट्स एट्रीब्यूट, डिसइंफेक्टेंट्स का मतलब अब जैसे कोरोना काल चल रहा है तो हम सारे के सारे डिसइंफेक्टेंट्स यूज कर रहे हैं कि नहीं। ओके, एप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन, उनका अच्छे से वैक्सीनेशन हो, टीकाकरण हो, जिससे कम से कम उनके अंदर बीमारी हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिले। तो हमने कहा कि फुल प्रोडक्शन या पोल्ट्री फार्मिंग दो तरह का था। कैसा था, एक जो एग लेस के, एक जिनको मीट लेस के। एग लेने वालों को हमने लेयर्स बोला था, मीट लेने वालों को हमने ब्रॉयलर्स बोला था। दोनों के खाने अलग अलग होते हैं, ठीक है। ओके, इंडिया के अंदर ब्रीड को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमने कौन सी स्पीसीज के साथ उसका क्रॉस किया था, हमारी देसी मुर्गी का, तो वो कौन सी थी, लेगहॉर्न। पूछ लिया जाए, एसील और लेगहॉर्न का क्रॉस किया था, ठीक है। नेक्स्ट इज फिश प्रोडक्शन, मछली पालन। तो अब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब पूछ ले जाए फिश प्रोडक्शन कैसे, तो आप बता दोगे सर फिश प्रोडक्शन के अंदर हम उनके अच्छे से साफ सफाई का ध्यान रखें, अच्छे से उनके खाने का ध्यान रखें, उनकी डिजीज का कंट्रोल के तरीके हमें याद रहें, ठीक है। हम वो मच्छियों का पालन करें जो ज्यादा प्रोडक्ट देती हों, जिनके अंदर मीट ज्यादा हो, ठीक है, जिनका रख रखाव कम हो। ओके, तो वही चीजें आगे आगे अंदर मिलेंगी आपको। फिश इज ए चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन, फिश से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, इसलिए हम मछली पालन करते हैं, इसीलिए हम फिश खाते हैं ताकि हमारे अंदर प्रोटीन हो। फिश प्रोडक्शन इंक्लूड फाइंड टू फिश एज वेल एज द सेल फिश सच एज प्रॉन। देखिए, मछली का मतलब सिर्फ मछली नहीं होती है, और जैसे केकड़ा है, उसका मोलस्क है, ये सब का भी पालन क्या कहलाता है, फिश प्रोडक्शन कहलाता है। चलिए, देयर आर टू वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फिश। फिश को प्राप्त करने का या फिश को पालने के दो तरीके हैं। वन इज फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज, एक कि नेचुरल रिसोर्स में, जैसे आपके गांव के बाहर एक तालाब है बहुत पुराना, वहां पे मछली पालन कर लिया आपने, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कैप्चर फिशिंग। क्या बोलते हैं, कैप्चर फिशिंग। ओके, कि आपको मछली चाहिए, आप दो तरीके से ले सकते हो। आपके गांव में बाहर तालाब पड़ा था, उसमें से आपने फिश को कैप्चर कर लिया। द अनदर वे इज बाय फिश फार्मिंग, और दूसरा तरीका क्या है कि आप अपने खेत में जाओ, वहां पे फिश की फार्मिंग करो। फिश की फार्मिंग का मतलब मच्छी पालन करो, जिसको हम बोलते हैं कल्चर फिशरी। ओके, कल्चर फिश। तो दो तरीका हो गया ना, एक कौन सा, फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्स, जिसको हम कैप्चर फिशिंग बोलते हैं, और दूसरा जो हम खुद का अपने लिए मच्छी पालन करते हैं, जिसका नाम क्या है, कल्चर फिशरी नाम है। Okay, the water sources of fish can be either sea water or fresh water.
मछलियाँ दोनों ही जगह मिलती हैं, पानी समुद्र में भी मिलते हैं और आपके फ्रेश वाटर का मतलब आपकी नदियाँ हो गई, आपका तालाब हो गया, आपका पॉन्ड हो गया, आर्टिफिशियल पॉन्ड जो बनाते हैं वो हो गया, डैम हो गया। और सी वाटर का मतलब मैराइन, नमकीन पानी। Such as fresh water such as rivers and ponds. Fishing can thus be done both by capture and culture. तो मच्छी पालन दोनों तरीके से हो सकता है, कैप्चर से भी और कल्चर से भी। ओके, चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे मैराइन फिशरीज। मैराइन फिशरीज का मतलब जो मैराइन एनवायरनमेंट में रहते हैं, एक्वेटिक में रहती हैं, मैराइन हैबिटेट में रहती हैं, समुद्र में जो रहती हैं। इंडियन मैराइन फिशरीज रिसोर्स इंक्लूड 7,500 किलोमीटर ऑफ कोस्टल लाइन एंड द डीप सी। हमारे देश के चारों तरफ जो समुंदर है उसके 7500 किलोमीटर दूर के अंदर जो हमारी सरहद है वहां तक हम मछली पालन कर रहे हैं। ओके, पॉपुलर मराइन फिशेज, कौन कौन सी मछलियां हैं जो हम यूज करते हैं खाने के लिए या फिर प्रोडक्शन के लिए या फिर मार्केटिंग के लिए, बेचने के लिए, अपने सोर्स ऑफ इनकम के लिए। उसके अंदर कौन कौन सी है? पॉम्फ्रेट है, मैकेरेल है, ट्यूना है, सार्डिन्स है एंड बॉम्बे डक है। देखो, याद करेंगे ये सभी के सभी, पूछ लिया जाता है कि हम इंडिया के अंदर कौन सी फिशेज मोस्टली हम यूज करते हैं फिशरी के लिए। मैराइन फिशेज आर कोट यूजिंग मेनी काइंड्स ऑफ फिशिंग नेट्स। मैराइन समुद्र वाली मछलियों को हम नेट डाल के हम उनको पकड़ते हैं। ओके, चलिए, अलग अलग तरह के एरिया में अलग अलग तरह की मछलियां हमें मिलती हैं, अलग अलग उनकी मात्रा मिलती है। सब मैराइन फिशेज आर ऑफ हाई इकोनॉमिक वैल्यू। कुछ मछली ऐसी हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत हाई है, मतलब बहुत महंगी बिकती है। दीज इंक्लूड फाइन फिश लाइक मुलेट्स, बेटकी बेटकी एंड पर्ल स्पोर्ट्स। ये वो फिश हैं जो बहुत महंगी हैं। सेलफिश सच एज प्रॉन, ये भी काफी महंगा है। Mussels and oysters as well as seaweeds. Oyster are also cultivated for the pearls they make. Oysters को पर्ल्स के लिए भी क्या किया जाता है? पाला जाता है। आप लोगों ने आर्टिफिशियल देखा होगा मनी या मोती टाइप के, ठीक है ना, वो इसी से बनती हैं। ओके, तो आप समुद्र से उसको पकड़ सकते हो, मछली को कैप्चर फिशिंग कर सकते हो। A marine fish stock get further depleted on the demand for the more fish can only be met by the such culture fish is a practice called mariculture. देखिए, हमें पता है कि बहुत ज़्यादा हमें फिश की ज़रूरत है, तो इसकी डिमांड को हम पूरा भी कर सकते हैं बाय द मेथड कॉल्ड एज मैरिकल्चर। ओके, द डिमांड फॉर द मोर फिश कैन ओनली बी मेट बाय सच कल्चर फिशरीज। तो हम क्या करें कि जो समुद्र वाली मछलियां हैं उनको हम पालना शुरू कर दें और हम उनको फिर मार्केट में बेचें, तो इससे डिमांड पूरी हो जाएगी। तो इस तरह की जो समुद्र वाली मछलियां हैं उनको हम अलग से तालाब में उनका पालन करें या फिर अलग से सी से बाहर हम अपना आर्टिफिशियल पॉन्ड बना के उसमें अगर हम पालन करते हैं उनका, वो सारी एनवायरमेंटल कंडीशन देते हैं, उसको हम मैरिकल्चर बोलते हैं। ओके, चलिए, इनलैंड फिशरीज देखते हैं। इनलैंड फिशरीज क्या होती है? इनलैंड, देखिए, अभी तो आपने सी वाटर मैराइन फिशरीज देखी समुद्र में, अब है इनलैंड। इनलैंड का मतलब फ्रेश वाटर, नदियां, तालाब में। फ्रेश वाटर रिसोर्स इंक्लूड कैनाल्स, पॉन्ड्स, रिजर्वेयर्स एंड रिवर्स। ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज वेयर सी वाटर एंड फ्रेश वाटर मिक्स टुगेदर। हाँ, बहुत सारी ऐसी भी जगह होंगी जहाँ पे समुद्र का पानी, जैसे ये समुद्र है भैया, यहाँ से एक नदी आ रही थी, वो यहाँ मिल गई, तो ये वाला एरिया है जिसके अंदर समुद्र का पानी भी है और नदी का भी पानी है, मतलब मैराइन वाटर भी है और फ्रेश वाटर भी है। उनको हम क्या बोलते हैं? बैक वाटर्स बोलते हैं। ओके, चलिए, जहाँ पे दोनों मिक्स होते हैं, बैकिश वाटर या बैक वाटर्स। जहाँ पे ये होता है कि मेराइन वाटर और फ्रेश वाटर, नदी का पानी और समुद्र का पानी मिक्स होता है, उनको हम मोस्टली क्या बोलते हैं? एस्चुअरीज बोलते हैं, एस्चुअरीज बोलते हैं या फिर लेगून्स बोलते हैं। ओके, आर आल्सो इम्पोर्टेंट फिश रिजर्वेयर्स। यहाँ पे भी बहुत सारी मछलियाँ पाली जा सकती हैं, मिलती भी हैं। While capture fishing is also done in such inland water bodies, the yield is not high. कैप्चर फिशिंग भी यहाँ की जा सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा yield नहीं होगी, बहुत ज़्यादा मछलियाँ आपको नहीं मिलेंगी।
मोस्ट फिशेज प्रोडक्शन फ्रॉम दीज रिसोर्सेज थ्रू एक्वाकल्चर। जो हम मोस्टली जितने भी हम फिशेज का पालन करते हैं वो एक्वाकल्चर से करते हैं। मोस्ट फिशेज प्रोडक्शन फ्रॉम दीज रिसोर्सेज इज थ्रू एक्वाकल्चर। चलिए, तो आपको आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। एक्वाकल्चर का मतलब क्या हो गया? प्रोडक्शन ऑफ द फिश। ओके, मोस्ट फिश प्रोडक्शन फ्रॉम दीज रिसोर्सेज इज थ्रू एक्वाकल्चर। तो आपने इसमें 2 पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट क्या कहा? इनलैंड फिशरीज का मतलब क्या? फ्रेश वाटर रिसोर्स इंक्लूडिंग कैनाल, पॉन्ड, reservoirs and rivers, and brackish water resources where the sea water and fresh water mix together, जैसे estuaries and lagoons, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फिश रिजर्वेयर्स के लिए। ओके, सो इनको हम बोलते हैं इनलैंड वाटर बॉडीज। लैंड के ऊपर आपने वाटर बॉडीज बनाई है, ठीक है। सो लैंड के ऊपर वाटर बॉडीज बना के और उसके अंदर आपने फिशरी की है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्वाकल्चर। फिश कल्चर इज समटाइम्स डन इन कॉम्बिनेशन विद राइस क्रॉप्स। हाँ, फिश कल्चर आपके चावल के खेत के साथ भी की जा सकती है, पेडी फील्ड में जिसको बोलते हैं, ठीक है। ओके, बोथ लोकल एंड इम्पोर्टेंट फिशेज आर यूज्ड इन सच सिस्टम। और हम हमारी लोकल फिश और इम्पोर्टेड फिश का मतलब दूसरी स्पीसीज जो हमारे देश में नहीं होती, बाहर से लेके आते हैं, हम उनको भी हम क्या करते हैं? पालते हैं, ठीक है। तो इस तरह से खेत के मतलब राइस फील्ड के अंदर राइस भी उगा रहे हैं और हम मछली पालन भी कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम। कंपोजिट फील्ड कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम। ओके, इनमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी होती है कंपोजिट फिश कल्चर के अंदर। ओके, क्या होता है कि बहुत सारी मछलियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ मॉनसून के दौरान ही ब्रीड करती हैं। Okay, even if fish seed is collected from the wild, it can be mixed with that of other species. अब आपने बहुत सारी बहुत सारी टाइप की फिशेस को आपने राइस फील्ड के अंदर पाल रखा है, ठीक है। तो जो आप मछली का बीज लेके आए हो, फिश सीड्स जिसको बोलते हैं, फ्रॉम जिसको आपने वाइल्ड से इकट्ठा किया, वो मिक्स हो जाता है दूसरी स्पीसीज के साथ। सो हुआ क्या कि इससे थोड़ी जो क्वालिटी है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स, वो क्या हो जाता है? पुअर हो जाता है। सो हम अलग-अलग तरीके की तरीकों से हम फिशिंग करना या आगे सोच रहे हैं। जैसे कि आप पैडी फील्ड की जगह आप पॉन्ड बना लीजिए। पॉन्ड के अंदर आप अच्छे से उनको पालिए, तो आपका सीड है वो भी वेस्ट नहीं होगा, वो भी मिक्स नहीं होगा और अच्छी से अच्छी, ज़्यादा से ज़्यादा मछली आप पालन कर सकते हो। ओके, तो जैसे मैं बताता हूँ, आप एक विजिट कीजिए आप फिश फॉर्म में, ठीक है, फीडिंग सीजन में, और ये नोट कीजिए कि वैरायटीज ऑफ फिश इन ए पॉन्ड, उस पॉन्ड के अंदर कितने वैरायटीज हैं, ठीक है, वो पॉन्ड कैसा है और उसको जो हम दाना डाल रहे हैं वो कैसा है और उस फॉर्म की कैपेसिटी क्या है कि एक 6 महीने में, 1 साल में कितनी मछलियाँ वो पैदा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पता करेंगे। दूसरा है बी कीपिंग। बी कीपिंग बहुत आसान है, मधुमक्खी पालन। हाँ, तो मधुमक्खी पालन हम किसके लिए करते हैं? हनी के लिए करते हैं और ये बहुत ही वाइडली यूज तरीका है। बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि सरसों की खेत के आसपास आपने बहुत सारे बड़े-बड़े डब्बे रखे होंगे। उन डब्बों के अंदर क्या होता है? उन डब्बों के अंदर मधुमक्खी होती है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, ये बड़े-बड़े डब्बे हैं, मधुमक्खियाँ हैं इनके अंदर। ये वहाँ रखे जाते हैं जहाँ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जिनसे वो नेक्टर ले सकें और शहद बना सकें। ओके, सिंस बी कीपिंग नीड्स लो इन्वेस्टमेंट, बी कीपिंग है वो इन्वेस्टमेंट बहुत कम ही चाहिए, बहुत कम खर्चा लगता है। फार्मर्स यूज एज ए एडिशनल इनकम, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो हमें शहद भी मिल गया और उनसे वैक्स भी मिल गया जो बहुत सारी मेडिसिन्स में इस्तेमाल होती है। चलिए, कौन-कौन सी हमारे लोकल जो हमारे देश की जो ब्रीड्स हैं वो कौन-कौन सी मधुमक्खी होंगी? जैसे एपिस कैरेना इंडिका, कॉमनली नोन एज इंडियन बी, भारतीय मधुमक्खी भी जिसको बोलते हैं, उसका नाम क्या है? साइंटिफिक नेम क्या है? एपिस कैरेना इंडिका। ओके, ए डोरसेटा, ए डोरसाटा, द रॉक बी बोलते हैं, डोरसाटा। दूसरी क्या है? रॉक्स बी।
और तीसरी क्या है, ए फ्लोरे, फ्लोरे द लिटिल बी। तीन तरह की मधुमक्खियों का पालन करते हैं। एंड इटालियन बी वेराइटी, और एक हम इटालियन वेराइटी का भी पालन करते हैं जिसका नाम क्या है, ए मेलिफेरा, ए मेलिफेरा। ताकि ये क्यों लेके आए थे हम, ताकि ज्यादा से ज्यादा शहद मिल सके हमें। ओके ओके, चलिए तो हम इनको, आपको इसमें क्या याद करना है, आपने 2-3 चीज याद रखनी है कि इंडियन ब्रीड्स कौन कौन सी हैं बी की। देखिए आप ये चीज ध्यान रखेंगे, इंडियन ब्रीड्स कौन कौन सी हैं बी की, इंडियन ब्रीड्स काऊ की, फिशेज की कौन कौन सी हैं, और इंडियन ब्रीड्स कैटल्स की कौन कौन सी हैं। ये सारे 2-2, 3-3 एग्जाम्पल आपको याद रहना चाहिए। चलिए, इटालियन बी हम लेके क्यों आए, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा शहद बनाने की क्षमता थी। ओके ओके, दिस और वो डंक बहुत कम मारती हैं, काटते भी बहुत कम है। दे स्टे इन ए गिवन बीव्स, वो एक छत्ते में ही लंबे समय तक रहती हैं और बहुत अच्छे से ब्रीड करती हैं, पैदा करती हैं। तो हमने कॉमर्शियल ज़्यादा से ज़्यादा शहद मिले हमें, तो हम इटालियन बी का प्रोडक्शन करने लगे। ओके, द वैल्यू और द क्वालिटी ऑफ हनी, हनी कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, डिपेंड अपॉन द पॉस्चर्स और द फ्लावर अवेलेबल। आप किस एरिया में मतलब मधुमक्खी पालन कर रहे हो, वहाँ आसपास फ्लावर्स हैं कि नहीं है, ये इस पे बहुत ज़्यादा जरूर बेस होता है उनका प्रोडक्शन। ओके, सो दिस वाज वेरी इजी। तो आज हमने बी कीपिंग पढ़ा, आज हमने और क्या क्या पढ़ा, आज हमने फिश प्रोडक्शन पढ़ा, और हमने आज हम केटल फार्मिंग पढ़े, हमने पोल्ट्री फार्मिंग, 4 टॉपिक पढ़े। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कॉल करके पूछ लें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।